अमेरिका 53 साल बाद एक बार फिर आर्टेमिस मिशन के जरिए इंसानों को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। आर्टेमिस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आर्टेमिस फर्स्ट का रॉकेट चंद्रमा के ऑर्बिट तक जाएगा, कुछ सैटेलाइट छोड़ेगा और फिर खुद ऑर्बिट में ही स्थापित हो जाएगा। 2024 में आर्टेमिस सेकेंड को लॉन्च करने की प्लानिंग है। इसमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स भी जाएंगे, लेकिन वे चांद पर कदम नहीं रखेंगे। वे सिर्फ चांद के ऑर्बिट में ही घूमकर वापस आ जाएंगे। इसके बाद फाइनल मिशन आर्टेमिस थर्ड को रवाना किया जाएगा। इसमें जाने वाले एस्ट्रोनॉट चांद पर उतरेंगे। आर्टेमिस फर्स्ट प्रमुख मिशन के लिए एक टेस्ट फ्लाइट है, जिसमें किसी अंतरिक्ष यात्री को नहीं भेजा जाएगा। इस फ्लाइट के साथ वैज्ञानिकों का मकसद चांद पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए सही हालात सुनिश्चित करना है। इस मिशन के तहत नासा का स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS मेगा रॉकेट और ओरियन कैप्सूल चांद पर उतरेंगे। एजुकेशन हब पर एक बार फिर से स्वागत। स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, जिसके दोनों तरफ 54 मीटर लंबे 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर हैं, जिसमें 4 इंजन हैं जो 61.2 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओरियन स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसकी ऊंचाई 322 फीट है, जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा है। ओरियन आधिकारिक तौर पर ओरियन मल्टीपर्पल क्रू व्हीकल है, जो नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में उपयोग किए जाने के लिए आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य चालक दल वाला अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष यान में लॉकहीड मार्टिन द्वारा डिजाइन किया गया क्रू मॉड्यूल, स्पेस कैप्सूल और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा निर्मित यूरोपीय सर्विस मॉड्यूल शामिल है। पृथ्वी की निम्न कक्षा से दूर 6 चालक दलों का समर्थन करने में सक्षम ओरियन 21 दिनों तक डॉक नहीं किया जा सकता। यह सौर पैनलों, एक स्वचालित डॉकिंग सिस्टम से सुसज्जित है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में उपयोग किए जाने वाले ग्लास कॉकपिट इंटरफेस के बाद मॉडलिंग की गई है, जो कि कम फ्यूल का यूज करके अधिक यात्रियों को स्पेस तक पहुंचाने में सक्षम है। ओरियन अंतरिक्ष यान में चालक दल और सेवा मॉड्यूल, एक अंतरिक्ष यान अनुकूलक और एक आपातकालीन प्रक्षेपण प्रणाली दोनों शामिल है। ओरियन का चालक दल मॉड्यूल अपोलो से बड़ा है और लंबी अवधि के मिशन के लिए अधिक चालक दल के सदस्यों का समर्थन करता है। ओरियन ईंधन कोशिकाओं के बजाय सौर ऊर्जा पर निर्भर करता है, जो लंबे समय तक मिशन की अनुमति देता है। ओरियन क्रू मॉड्यूल एक पुनः प्रयोज्य परिवहन कैप्सूल है, जो चालक दल के लिए आवास प्रदान करता है, उपभोग्य सामान और अनुसंधान उपकरणों के लिए भंडारण प्रदान करता है। क्रू मॉड्यूल अंतरिक्ष यान का एकमात्र हिस्सा है जो कि प्रत्येक मिशन के बाद पृथ्वी पर लौटता है। इसकी लंबाई लगभग 3.3 मीटर और वजन लगभग 8.5 मीट्रिक टन होता है। यह मिचोड़ असेंबली सुविधा में लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया गया था। इसमें अपोलो कैप्सूल की तुलना में 50% अधिक मात्रा होगी और 4 से 6 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगा। व्यापक अनुसंधान के बाद नासा ने नए ओरियन कैप्सूल के लिए एवोकेट एबलेटर सिस्टम का चयन किया है। एवोकेट एबलेटर सिस्टम, जो कि फाइबर ग्लास और सिलिका फाइबर से बना है, जिसका मुख्य काम है अंतरिक्ष से वापस आने वाले क्रू मॉड्यूल को भीषण गर्मी से बचाना। अंतरिक्ष यान के पहले 2 स्टेज के दौरान ओरियन क्रू मॉड्यूल को वायुगतिकीय और प्रभाव तनाव से बचाने के लिए बूस्ट प्रोटेक्टिव कवर के साथ एबॉर्ट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। एबॉर्ट सिस्टम स्पेस कैप्सूल से जुड़ा एक क्रू सेफ्टी सिस्टम है, जिसका उपयोग किसी आपातकालीन स्थिति में लॉन्च के समय में कैप्सूल को अलग करने के लिए किया जाता है। यूरोपीय सर्विस मॉड्यूल रॉकेट से जुड़ता है तथा यह क्रू मॉड्यूल को पानी और ऑक्सीजन सहित जीवन समर्थन प्रदान करता है। जब ओरियन स्पेसक्राफ्ट रॉकेट से अलग हो जाता है, तो सर्विस मॉड्यूल क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष में आवश्यक ऊर्जा और प्रणोदन देने का काम करता है। सेवा मॉड्यूल को ऊर्जा प्रदान करने के लिए सौर पैनल में 4 पंख लगे हैं, जो कि 2-3 बेडरूम के घर के लिए आवश्यक बिजली प्रदान करने में सक्षम होते हैं। ओरियन स्पेसक्राफ्ट क्रू मॉड्यूल, सेवा मॉड्यूल और एबॉर्ट सिस्टम से मिलकर बना है। नासा आर्टेमिस फर्स्ट को फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च करेगा। रॉकेट से अलग होने के बाद ओरियन हजारों मील दूर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेगा। लगभग 3 हफ्तों में ओरियन 2 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करेगा।
बूस्टर रॉकेट पूरे 2 मिनट चलने के बाद उसमें फ्यूल स्पेंट हो जाता है और रॉकेट से अलग हो जाता है। 8 मिनट बाद कोर स्टेज भी जल जाता है और स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है। बाद में ओरियन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाता है। मिशन कंट्रोल पूरे स्पेसक्राफ्ट की जांच करती है कि स्पेसक्राफ्ट डीप स्पेस में उड़ान भरने के लिए रेडी है। मिशन कंट्रोल गो के साथ अपर स्टेज को ऑन करते हैं और स्पेसक्राफ्ट एक फोर्स के साथ ग्रेविटी को पार कर जाता है। अपर स्टेज में पहुंचने के बाद एसएलएस रॉकेट ओरियन स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है और स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाता है। ओरियन स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के चारों ओर जिस कक्षा में स्टेब्लिश होगा उसे गेटवे ऑर्बिट कहा जाएगा। गेटवे ऑर्बिट में चक्कर लगाने के बाद स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के लो ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और वहां लैंड होने के लिए परफेक्ट प्लेस की तलाश करेगा। फिर गेटवे ऑर्बिट में वापस आ जाएगा और अंत में स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की ओर लौटेगा। इस जर्नी के अंत में सर्विस मॉड्यूल क्रू मॉड्यूल से अलग हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में स्पेसक्राफ्ट 25,000 माइल्स पर आवर से प्रवेश करता है और इसीलिए स्पेसक्राफ्ट को 5,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है, जो सिर्फ क्रू मॉड्यूल ही कर सकता है। एटमॉस्फेयर में इंटर होने के बाद क्रू मॉड्यूल की स्पीड को कम करने के लिए क्रू मॉड्यूल से पैराशूट खुल जाएंगे और क्रू मॉड्यूल प्रशांत महासागर में आ गिरेगा। आर्टेमिस फर्स्ट का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि चालक दल सुरक्षित रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर सकें, ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर सकें और समुद्र में निर्धारित स्थान पर ही उतरें। आर्टेमिस फर्स्ट में कोई चालक दल तो नहीं होगा, लेकिन आर्टेमिस सेकेंड और थर्ड मिशन के लिए पर्याप्त रास्ते खोल देगा। उम्मीद है एजुकेशन हब की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। शुक्रिया आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।